हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें फिर से 10 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन चैप्टर से होंगे। तो चलिए, 10 क्वेश्चन कौन से हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी। इंक्रीजिंग एसिडिटी के ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो वो कौन कौन से एसिड हैं और इनका एक कोड यहाँ है नीचे ऑप्शन में। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये है ए 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बी है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी है 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और डी है सिर्फ बेंजोइक एसिड। तो आप अपना आंसर लगा चुके होंगे कि कौन सा लगेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा और सबसे वीकेस्ट कौन होगा, और उसी को ऑर्डर में अरेंज किया जाना है। तो ऑप्शन में मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, उसी को मिला लीजिए आंसर में अपने। देखिए, क्या मुझे बताना है कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। पहली बात, क्या ये सिर्फ बेंजोइक एसिड है? ऑप्शन नंबर डी, वो फिनॉलिक यदि ग्रुप होगा तो उससे ज़्यादा एसिडिक है। और यदि कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे NO2 ग्रुप लगा है, इसमें बी में पैरा पर और ए में आर्थो पर, तो आर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये आप जान लीजिए कि आर्थो पर, यदि आर्थो पोजीशन पर, आर्थो मतलब दूसरा पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पोजीशन को ही आर्थो बोलते हैं। यदि उस पर विड्राइंग ग्रुप लगा है, EWG लगा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बना देता है, यानी H के निकलने की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसका नंबर है, यहाँ पर फिर से NO2 है लेकिन पैरा पर है, तो इसके बाद बी का नंबर रहेगा। पहला नंबर इसका सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर दूसरे नंबर पर ये रहेगा। फिर यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि OH ग्रुप जो है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, लोन पेयर इसको बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, इसकी वजह से इसका निकलना कम हो जाएगा। जबकि यहाँ बेंजोइक एसिड में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। हाँ, किसी किसी को लग रहा है कि OH माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, हाँ माइनस आई भी करता है और प्लस आर भी शो करता है, तो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका H का रफ्तार निकलने की धीमी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर, सॉरी ये चौथे नंबर पर आएगा और ये तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन सबसे सूटेबल कौन सा हो जाएगा कि सबसे वीक होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी किस में? ऑप्शन नंबर देखिए 2 जगह है, यहाँ सी में भी है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सबसे वीक होगा। तो सी है, इसके बाद क्या है? बी है, नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए, सी के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, यानी ये क्रम सबसे सूटेबल होगा, ए सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से ये सीख मिली है कि बेंजोइक एसिड, और यदि उसमें OH ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसमें जान लीजिए कि आर्थो ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड के केस में आर्थो इफेक्ट की वजह से जो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो सबसे स्ट्रांग एसिड हो जाएगा कंपेयर टू पैरा एंड मेटा की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन aldehyde, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their। तो आप तो जाने रहे होंगे, ये सरल क्वेश्चन है। किसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। कैसे कंपेरेबल मोलर मास होंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन होता है, और तीसरा है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, जल्दी बताइए। यदि आप लगाते हैं आंसर नंबर डी तो सही है। ठीक है ना? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा होगा, बिल्कुल नहीं, इंटर होता है, ये तो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये भी नहीं है। मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तब हम सी की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा क्लियर आंसर मिल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए हम क्लियर कट आंसर की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को अच्छा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि एक साथ कई चैप्टर का इंटरलिंक होता है। यानी देखिए, फिनॉल दिया है ना, फिनॉल चैप्टर से हो गया, फिर ये प्रिडल क्रॉप एल्काइलेशन है, फिर ये ऑक्सीडेशन है, यानी कई जब चैप्टर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और सब पढ़ा हुआ रहता है, बस उसको इंटरलिंक करना पड़ता है। चलिए, क्या है, कहाँ गया तीसरा क्वेश्चन? यस, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो X मिलता है, और X का प्रिडल क्रॉप एल्काइलेशन किया जाता है, एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से Y मिलता है, Y का एल्कली
KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो जेड मिलता है। तो आपसे पूछा है द प्रोडक्ट जेड इज, जेड के बारे में पूछा है कि जेड क्या होगा। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, टॉलुइन। बताइए जल्दी से, यदि आप तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो। ब्रिटल कार्ब रिएक्शन तो आप क्लास 11th में ही पढ़ के आए हैं, और क्लास 12th में फिनॉल, एल्कोहल, एल्डिहाइड सब पढ़ के आए हैं। तो बताइए, तो फिनॉल को फिनॉल को क्या करते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो बनता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। और बेंजीन पर ऐसा एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? टॉलुइन। क्या बन जाता है? टॉलुइन। CH3 लग जाता है, ठीक है ना, ये CH3 आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। अब इसके बाद आप यदि एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल किया गया है? KMnO4 कैसा? एल्कली, यानी KMnO4 के प्रेजेंस में एल्कली यानी KOH भी है, और फर्दर हाइड्रोलिसिस भी होना चाहिए। यहाँ पर पूरी बात तो थोड़ा सा अधूरा कर दिया है, प्लस H3O+ भी करना चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है जेड, जो बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा? कलर बदल दूँ इसको, ये देखिए, ये बन जाएगा बेंजीन में COOH, ये बनेगा बेंजोइक एसिड, यानी जेड आपका क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। तो कहाँ ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर बी में, बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो है ना इंटरलिंकिंग क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है a liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4 was added, a compound with a fruity smell was formed, the liquid was। क्या कह रहा है भाई? एथेनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 डालकर किसी लिक्विड के साथ क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, हीट किया जाता है या रिएक्शन कराया जाता है, तो उसमें से फ्रूटी स्मेल आती है। कैसी स्मेल? फ्रूटी स्मेल। अब फ्रूटी स्मेल क्यों आती है आप जानते होंगे, एस्टर बनने का। तो वो एस्टरिफिकेशन एथेनॉल किसके साथ बनाएगा? ऑप्शन दिया है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टिक एसिड और मेथेनॉल। तो आप इसका आंसर तो जान गए होंगे, तो मैं आपको ही छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है, तो आप बता पाएंगे कि इसमें एथेनॉल के साथ वो कौन सा कंपाउंड है जो क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, और उसका IUPAC नाम भी बताइएगा, कौन सा कंपाउंड चारों में से होगा, क्या बनाएगा, क्या उसका IUPAC नाम होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड, और ऊपर लिखा हुआ है 14। क्या लिखा हुआ है? 14। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? समझिए भाई, समझिए, एक मिनट। हाँ, बेंजोइक एसिड में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक के कार्बन पर 14 लिखा हुआ है। ऑन हीटिंग विथ सोडियम कार्बोनेट रिलीज CO2 और उस कार्बन पर 14 लिखा है, CO और नन ऑफ दीज। ये आपके लेवल में, ये नीट लेवल में शायद क्वेश्चन आए, क्योंकि ये जे लेवल में आ सकता है, क्योंकि ये आइसोटोप्स वाला यूज किया गया। कार्बन की कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। कौन कौन? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर कौन सा यूज किया गया है? कार्बन 14 यूज किया गया है। इस कार्बन का जो एटॉमिक मास है, सॉरी मास नंबर, ठीक है, 14 वाला यूज किया गया है। तो किसके साथ गर्म किया जाए? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आप जानते हैं कि CO2 तो बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में दोनों जगह CO2 दिया है। आपसे ये कंफर्म क्या करना चाह रहा है पता है? क्या पता है? कह रहे बेंजोइक एसिड ये जाएगा किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, NO2 CO3 के साथ। तो ये बनाएगा क्या क्या बनाएगा, जल्दी बताइए। तो ये बनाता है सोडियम बेंजोएट यानी C6H5COO Na प्लस H2O और CO2 बनाएगा। तो ये जानना चाह रहा है आपसे कि ये जो CO2 निकलता है ये वो सोडियम कार्बोनेट के से निकलता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलता है CO2। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन 14 दिया है, ठीक है ना। तो यदि ये CO2 14 वाला निकलेगा तो कार्बोक्सिलिक से निकलेगा, और यदि सिंपल CO2 निकलेगा तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल CO2 कार्बन वाला है। तो ये कंफर्म होता है आइसोटोप का यूज करके। तो मैं यहाँ पर आंसर बता दूँ पहले कि ए वाला करेक्ट होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये प्रमाणित है कि ये सोडियम कार्बोनेट से डिकम्पोजिशन से निकलता है, न कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 निकलता है। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलता तो ये वाला आंसर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। प्रमाणीकरण कहाँ से हुआ है, एविडेंस कहाँ से कैसे किया गया एक्सपेरिमेंट, किसका यूज किया गया? तो पता चला कि इसमें कार्बन 14 वाला एज इट इज़ है सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ, यानी C6H5COO Na यहाँ साल्ट बनेगा तो उसमें 14 वाला बरकरार रहेगा, और जो सिंपल कार्बन 12 वाला रहेगा, यानी 12 वाला या कोई जो मेंशन नहीं है, उसमें CO2 जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है ना। मतलब कोई आइसोटोप वाला नहीं इसमें मिलेगा, सिर्फ सिंपल वाला सामान्य वाला मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया कि CO2 निकलेगा सिंपल वाला, आइसोटोप वाला कार्बन 14 वाला नहीं निकलेगा, ठीक है। इससे सिद्ध हुआ कि जो CO2 निकला है वो किससे निकला है? सोडियम कार्बोनेट से। बात समझ में आ रहा है
कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है वो सोडियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से निकलता है, न कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन में क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप लगा है, NO2। तो इसको रिडक्शन किया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया गया है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एजोबेंजीन, एनिलीन, पैरा अमीनोफिनॉल, एजोऑक्सिल बेंजीन। तो बताइए अपना आंसर। देखिए NO2 जब रिड्यूस होता है तो क्या बनाएगा? NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर क्या बनाता है? NH2 जब बेंजीन लगा होता है तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो क्या बनाएगा? एनिलीन। क्या बनाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, एनिलीन। ठीक है, क्लियर है। रिडक्शन कराएंगे NO2 का तो क्या बनेगा? एनिलीन। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथनामीन। एसिटामाइड टू मेथनामीन में कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएक्शन सुटेबल होगा? अपना आंसर जल्दी से बताइए, पास कर दिए वीडियो और जल्दी से बताइए। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस और कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या आप सोच रहे हैं? जल्दी बताइए, आप क्या सोच पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि एसिटामाइड से मेथनामीन यानी एक कार्बन, दो कार्बन की जगह पर क्या मिल रहा है? मेथनामीन यानी एक कार्बन वाला एमीन मिल रहा है ना? यानी दो कार्बन में एसिटामाइड है, ये ऐसा है, ठीक है, ये तीन एच इसके साथ लगे हुए हैं। अब इसका क्या किया गया है? रिडक्शन किया गया होगा। तो रिडक्शन सब टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या नाम दिया है? हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, और इसी का नाम क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? एक कार्बन कम हो जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हाफमैन हाइपोमाइड रिएक्शन में एक कार्बन क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए दो कार्बन वाला एसिटामाइड लिया गया, तो एक कार्बन वाला एमीन मिला है, तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए। अच्छा, स्टेफेंस रिएक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। किससे बनाया जाता है? एल्किल नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाता है। गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है? प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, और कार्बिल एमीन का क्या है? प्राइमरी एमीन का टेस्ट किया जाता है कि वो सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि प्राइमरी है। तो कार्बिल एमीन का कंफर्मेशन टेस्ट किया जाता है कि प्राइमरी ही देता है। कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड बनाता है। गैब्रिल थैलामाइड एमीन बनाने का एक मेथड है। स्टेफेन एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। और हाफमैन में जो एमाइड होता है उसका रिडक्शन किया जाता है, जिसमें ब्रोमीन और NaOH यूज होता है और एक कार्बन घट जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला, शायद वही अब हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही आ गया। इन द हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखिए इसमें क्या हुआ था? इसी का नाम है हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, और उसी का क्या नाम है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ एमीन प्रोड्यूसेस आर। यहाँ पर रिएक्शन में मोल के नंबर पूछ लिया है। ये चार कॉम्बिनेशन है, 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ Br2, 4 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ Br2, 1 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ Br2 और 4 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ Br2। तो आपको रिएक्शन यदि याद है, उसका बैलेंसिंग याद है, तो आप बता पाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। तो रिएक्शन आप लिख देंगे क्या? मैं लिख दूँ? चलिए लिखने का प्रयास करता हूँ। जगह चाहिए मुझे, तो जगह बनाऊँ। यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी छोटा छोटा लिखने का थोड़ा सा, इस पर लिखने के लिए जगह कम पड़ रहा है। आप बस इतना याद रखिए कि जो NaOH होता है 4 मोल यूज होता है और 1 मोल Br2 यूज होता है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि एक कार्बन कम हो जाता है। जो भी कंपाउंड इन स्टार्टिंग रिएजेंट लेंगे, रिएक्टेंट, उससे जो एमीन बनेगा उसमें एक कार्बन कम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वा सोल्यूशन, which one has the smallest pKb value? pKb value इसका सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है। और आप जानते होंगे pKb यानी p मतलब एंटी लॉगरिथम फॉर्म है किसका? बेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहाँ p का मतलब एंटी लॉग फॉर्म है, k मतलब कांस्टेंट है, b मतलब बेस है। बेस का डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर, बेसिसिटी या बेसिक नेचर उतना ही अधिक होगा। यानी बेसिक कैरेक्टर पी के वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई के बी के टर्म में पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा। कौन कौन है? ये है एनिलीन है, सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है और टर्शियरी एमीन है। तो आप जानते हैं ना, एक्वस सोल्यूशन में इसको पहले एनिलीन को हटा देते हैं। तीनों का जब कॉम्बिनेशन एक्वा सोल्यूशन में आता है तो आप जानते हैं ना 213 का कोड, यानी सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है। 213 का कोड मैं याद किया हूँ।
2 वाला ज़्यादा होगा, फिर उसके 1 फिर 3, ठीक है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एमीन होगा वो सेकेंडरी एमीन होगा एक्वस कंडीशन में, आंसर नंबर बी। उसके बाद होगा सी वाला, उसके बाद डी वाला, सबसे कम होगा ए वाला। यानी इसको ऑर्डर के रूप में यदि अरेंज करने को आ जाता, कॉम्बिनेशन ऐसे भी बताता है ना कि ए बी सी डी कौन सा सही होगा, मिक्स कर देता है इसको। तो कौन सा सही है क्रम, यदि क्रम में रूप में इसको अरेंज किया जाए तो सबसे वीक क्या होगा ए, उसके बाद किसका नंबर है डी का, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का। यानी ये ऑर्डर सही है एसिडिटी बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ने का क्रम। और पी के वैल्यू उतना ही कम होगा, यानी उसका पी के वैल्यू सबसे कम किसका होगा, बी, इसका बी का, उसके बाद उससे अधिक किसका होगा, सबसे कम इसका है तो उसके बाद अधिक किसका होगा, सबसे ज़्यादा ए का होगा अधिक, क्योंकि सबसे वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, क्योंकि एमीन क्या होते हैं, बेस की होते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं, एच प्लस को ले सकते हैं, इसलिए बेस है। तो सबसे ज़्यादा के बी किसका होगा, एनिलीन का, सबसे कम किसका होगा, सेकेंडरी एमीन का, ठीक है ना, सेकेंडरी एमीन का। और ये सब बीच में मॉडरेट रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। के बी पूछा कि पी के भी पूछा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्वस कंडीशन में यदि यही गैसियस स्टेट हो जाता तब क्या हो जाता, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि ये एक्वस की जगह पर क्या हो जाता, गैसियस स्टेट में होता, गैसी फेज में होता, तब सबसे स्मॉलेस्ट पी के वैल्यू किसका होता, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 10th यानी लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, कौन कौन कंपाउंड है, देखिए ऑर्डर पूछ लिया यहाँ पर, जैसा मैं बता रहा था वैसे ही आ गया इस बार। तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन है। ये क्या एनिलीन है, ये नाइट्रो एनिलीन है और ये मेथिल एनिलीन है, सब एनिलीन है। एक में डोनेटिंग ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप विड्राइंग है, EWG है, और CH3 क्या है, EDG है, और ये सिंपल से कुछ नहीं लगा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, फिर उसके बाद वीक, उसके बाद वीक। तो क्या क्रम सही होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस, आपने सही पकड़ा कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये डोनेट करेगा तो लोन पेयर देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ कहाँ दिखा दें, यहाँ थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो कहाँ दिया है, इस ऑप्शन नंबर सी में देखिए। उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विड्राइंग ग्रुप है, EWG है ना, नाइट्रो ग्रुप, तो ये स्लो कर देगा, उससे अपेक्षा एनिलीन ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड, सेकेंड, यानी सेकेंड सबसे वीक है, ए उससे स्ट्रॉन्ग है, सी यानी थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद एनिलीन होगा, और थर्ड नंबर पर आएगा NO2 यानी नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे वीक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। क्लियर है, मुझे लगा क्लियर हो गया इसलिए थोड़ा सा तेज बोल दिया। चलिए, अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। तो ये 10 क्वेश्चन आपके जितने भी 12th लेवल पर क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम होते हैं आने की संभावना है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, यानी फिर बार बार मैं क्या कहता हूँ, कभी कभी रीजन एसर्शन आता है, कभी कभी कॉलम मैच करने को आता है कि कॉलम 1 से कॉलम 2 का क्या करिए, मैच कराइए, तो मैच करने को आ जाएगा करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, PKB, PKA, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के टर्म में, यानी रहेगा तो वही कंसेप्ट जो अभी आप सीख चुके हैं। तो इन्हीं का प्रैक्टिस करते रहिए, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने कौन सा आपसे पूछा था, 5वां क्वेश्चन का आंसर, तो नहीं 5वें का नहीं, इसका भी पूछा था, इसका आंसर बता दूं, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा इसी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिटिक एसिड और एथेनॉल कंसंट्रेटेड H2 में क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, जिसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। लास्ट तक वीडियो जो देखे होंगे उसका आंसर मिल जाएगा, या आप खोज के भी आंसर दे सकते हैं कमेंट्स में, जैसे आप अपने से मेहनत करेंगे ना, ज़्यादा दिन तक लंबा रख पाएंगे अपने ज्ञान को। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।